अब जो हमको बात करनी है दैट इज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट इज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, यानी कि ये हमारे पास ये क्या बोलता है कि चार्ज इन द टोटल यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो हमारे पास टोटल चार्ज है इस पूरे यूनिवर्स में वो कांस्टेंट है हमारे पास। तो मतलब कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर एटम की जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस में हम बात कर रहे थे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे हमारे पास, और जो हमारे पास शेल थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे। तो किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलरली वो कांस्टेंट है। और अगर कोई बॉडी कोई एटम चार्ज एक्वायर भी कर रहा है तो वो एक्वायर चार्ज इसलिए कर रहा है ताकि क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉडी से एक एटम से ट्रांसफर हो रहा है दूसरे एटम के लिए। जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास एक सोडियम एटम है, तो वो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन एटम को तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 11 प्रोटॉन्स थे और हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पे हमारे पास 17 प्रोटॉन हैं और 18 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे अगर न्यूट्रल स्टेट की मैं बात करूँ, ये हमारे पास कौन सा स्टेट है, ये दिस इज चार्ज स्टेट। बट जब मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल स्टेट की तो हो क्या रहा है मेरे पास कि मेरे पास सोडियम में है 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास है 7 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। तो इन ये दोनों जो हमारे पास टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इक्वल्स टू द टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चार्ज स्टेट। तो दोनों ही स्टेट में हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो चार्ज है हमारे पास वो ऑलवेज कंजर्व्ड है। वहीं पे जब मैं बात कर रहा हूँ क्वांटाइजेशन की, तो क्वांटाइजेशन में क्या हो रहा है कि मेरे पास हमने बात की कि जो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे चार्ज आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल चार्ज Q है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज Q इज इक्वल्स टू Ne। तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज Q इज इक्वल्स टू Ne, जहाँ पे जब जो बेसिक चार्ज है हमारे पास ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस मतलब अगर मेरे पास एक मेटालिक बॉल है, दिस इज मेटालिक बॉल, तो अगर मैं इस पे सबसे पहले अगर +2 कूलम का चार्ज दे रहा हूँ और फिर सेकेंड टाइम में मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक -2 कूलम का चार्ज ट्रांसफर किया, तो ये दोनों एडअप होके ये दोनों जो हमारे पास अगर इस मेटालिक बॉल पे मैंने अगेन 2 कूलम का चार्ज -2 कूलम का चार्ज ट्रांसफर किया है, तो अब टोटल बॉडी जो मेरे पास इस पे चार्ज था +2 कूलम और इनिशियल चार्ज, और जो फाइनल चार्ज इसके ऊपर मैंने दिया है दैट इज -2 कूलम। तो ये दोनों चार्ज जब इस ओवरऑल बॉडी पे आएगा दे विल ऐड टू ईच अदर एंड द बॉडी विल बिकम न्यूट्रल। तो बेसिकली जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमको बता रही है
कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, एक आइसोलेटेड बॉडी है, एक आइसोलेटेड बॉडी है जिसमें डिफरेंट लोकेशंस पे मेरे पास डिफरेंट चार्जेस हैं, तो जो ओवरऑल मेरे पास चार्ज होगा इस बॉडी पे, दैट विल बी टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज इज total charge on the body is equals to the algebraic sum of charges in that body. तो मेरे पास जो भी बॉडी में चार्ज लोकेटेड होंगे उनका एल्जेब्रिक सम होगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक बॉडी है, इसमें मेरे पास +2 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम का चार्ज है, एक +3 कूलम का चार्ज है, एक -1 कूलम का चार्ज है। तो जब मैं इसका ओवरऑल रिजल्टेंट देखूंगा तो मेरे पास एक +2 कूलम का चार्ज इस बॉडी पे बचा रहेगा। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में डील करेंगे जो कि इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हुआ। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल एड अप टू मेक अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज Q दैट इज इक्वल्स टू 1 कूलम, और हम जानते हैं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is 1.6 minus 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज हो रहा है वो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इट शुड बी अ नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आएगा दैट इज -1 कूलम। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो हम जानते हैं Q द टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू n टाइम्स E बाय द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है दैट इज -1 कूलम एंड n इंटू -1.6 इंटू 10 to the power of -19 कूलम। तो यहाँ से m हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.625 इंटू 10 to the power of -10 to the power of 19। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट इज 6.25 इंटू 10 to the power of 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्टिकुलर बॉडी से ट्रांसफर होंगे, या तो कि कोई बॉडी एक्वायर करेगी या फिर हमारे पास कोई बॉडी उसको रिमूव करेंगे हम जब किसी बॉडी से, तो हमारे पास जो चार्ज आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 कूलम। जो हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है उसमें हम लोग को देखना है, हम लोग को जो गिवन है एक ग्लास रॉड गिवन है जो कि सिल्क से रब किया जा रहा है, जिसको हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास गिवन जो है एक ग्लास रॉड है जिसको हम लोग रब कर रहे हैं, दैट इज रब विथ सिल्क। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड है, तो चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड that is equals to positive of 19.2 into 10 to the power of -19 कूलम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमको पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा हमारे पास जब हमारे पास ग्लास रॉड से, अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास रॉड है और एक क्लॉथ है, बेसिकली सिल्क क्लॉथ, और ये ग्लास रॉड।
तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क। तो सिल्क के ऊपर हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज, वहीं पे ग्लास रॉड के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमको यही पूछ रहा है कि फर्स्ट प्रॉब्लम में कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज लॉस्ट। तो हमारे पास जो ग्लास रॉड है उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए, जिसकी वजह से जो हमारे पास चार्ज आया है इस बॉडी के ऊपर दैट इज प्लस पॉजिटिव ऑफ 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अगेन मैं क्वांटाइजेशन जो हमने सीखा है, क्वांटाइजेशन फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू NE। तो हमारे पास चार्ज है दैट इज 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और हम जानते हैं जो बेसिक चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट दैट इज n, मैं n को लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट दैट इज इक्वल्स टू 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 12। तो ये रहा मेरे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको ये पूछ रहा है कि अगेन मेरे पास जो ग्लास रॉड है उससे अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं टू द सेल, जैसा कि अभी हमने देखा, तो हमारे पास इस जो सिल्क है उसके ऊपर कितना चार्ज एक्वायर हो रहा है। तो हम जान रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने उस डायग्राम में देखा कि अगर मेरे पास ये ग्लास रॉड है तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज n एंड दैट इज इक्वल्स टू 12, n दैट इज इक्वल्स टू 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं टू द सिल्क, जो हमारे पास सिल्क है। तो अगर ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं जिसकी वजह से एक चार्ज एक्वायर हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर भी आएगा क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सिल्क एक्वायर कर रहा है। तो इसके ऊपर बेसिकली मेरे पास सेकंड पार्ट का जो आंसर है दैट इज, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो रहे हैं टू द सिल्क, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज माइनस ऑफ 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास होगा, कुछ न कुछ सर्टेन मास है क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क, तो इसका वेट डिक्रीज होगा बाय द मास ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स, वहीं पे सिल्क जो होगा सेम अमाउंट ऑफ मास गेन करेगा which is 12 times of the mass of the electron। हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास मास ऑफ, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर n इज इक्वल्स टू 12 है। सेकंड पार्ट का आंसर मेरे पास जो है दैट इज माइनस ऑफ 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और वही थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो मेरे पास मास जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। तो मास लॉस्ट विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इतना मास हमारा लॉस्ट होगा फ्रॉम ग्लास रॉड। वहीं पे अगर मैं बात करूं मास गेन्ड बाय सिल्क दैट विल बी सेम एज 12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसके आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे।
अपने नेक्स्ट लेक्चर में।